Hello students, welcome back to my channel. This is Sonam Sangwan, Assistant Professor in the Department of Economics, Government College for Women, भवानी खेड़ा। तो आज की वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है सैमुअल्सन मॉडल ऑफ ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल के बारे में हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल क्या होते हैं। बेसिकली किसी भी नेशन की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर जो फ्लक्चुएशंस आते हैं या जो अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट्स आते हैं तो उसको हम ट्रेड साइकिल बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि ट्रेड साइकिल जनरेट क्यों होते हैं, यानी ऐसे कौन सा प्रोसेस है या सोर्सेज है या रीजन्स है जो ट्रेड साइकिल को जनरेट करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी। तो इसमें से एक नाम आता है सैमुअल्सन का भी, जिसमें जो हमारा आज की वीडियो लेक्चर का टॉपिक रहेगा सैमुअल्सन मॉडल ऑफ ट्रेड साइकिल। तो इस पे फर्दर आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की। 19th सेंचुरी के अंदर जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की थ्योरी थी दैट वर बेस्ड ऑन सेज लॉ ऑफ मार्केट। सेज लॉ ऑफ मार्केट क्या कहते हैं? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, और इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट हमेशा बना रहता है। बट जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की थ्योरी थी दैट फेल्स टू एक्सप्लेन द बिजनेस साइकिल, कि बिजनेस साइकिल क्यों जनरेट होते हैं, फ्लक्चुएशंस इकोनॉमी में क्यों आते हैं, तो वो थ्योरीज उनको एक्सप्लेन करने में फेल हो गई। फर्दर टर्न आती है केन्जियन इकोनॉमिक्स की। तो केन्स ने अपनी बुक के अंदर 1936 के अंदर जो उनकी फेमस बुक थी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, उसके अंदर उन्होंने आर्ग्यू किया कि ट्रेड साइकिल्स आर द रिजल्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट चेंजेस, कि इन्वेस्टमेंट में चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से ट्रेड साइकिल जनरेट होते हैं। तो अपनी एक्सप्लेनेशन के अंदर केन्स ने मल्टीप्लायर को यूज़ किया टू एक्सप्लेन द साइक्लिकल नेचर ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द इकोनॉमी, कि मल्टीप्लायर कैसे इन्वेस्टमेंट में चेंज होगा, इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से कैसे इनकम में चेंजेस होंगे, मल्टीपल टाइम्स इनकम इंक्रीज होगी डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। तो ऐसे इकोनॉमी के अंदर इनकम में अप एंड डाउन, रियल जीडीपी के अंदर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट्स आएंगे। बट केन्जियन थ्योरी थी दैट फेल टू एक्सप्लेन द क्यूमुलेटिव एंड साइक्लिकल नेचर ऑफ बिजनेस फ्लक्चुएशंस। इट वाज ओनली पॉल सैमुअल्सन जिसने अपने पेपर के अंदर, पेपर का नाम था इंट्रैक्शन बिटवीन मल्टीप्लायर एनालिसिस एंड द प्रिंसिपल ऑफ एसिलेशन। उस पेपर के अंदर उन्होंने दोनों को थ्योरीज को, जो न्यूली अराइव्ड केन्जियन मल्टीप्लायर था और जो ओल्डर प्रिंसिपल था हमारा एसिलेशन का, उन दोनों को कंबाइन करके उनके इंट्रैक्शन के थ्रू सैमुअल्सन ने ट्राई किया एक्सप्लेन करने का बिजनेस इकोनॉमिक जो फ्लक्चुएशंस आते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, उनको एक्सप्लेन करने का थ्रू द इंट्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड एसिलेशन। तो सैमुअल्सन डेवलप्ड मॉडर्न बिजनेस साइकिल थ्योरी इन 1939। तो अब हम बात करते हैं सैमुअल्सन मॉडल ऑफ ट्रेड साइकिल की डिटेल के अंदर। सैमुअल्सन मॉडल ऑफ ट्रेड साइकिल के अंदर सैमुअल्सन क्या आर्ग्यू करते हैं कि नेगेटिव द मल्टीप्लायर थ्योरी नो द प्रिंसिपल ऑफ एसिलेशन अलोन इज एडिक्वेट द एनालाइज बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस, कि जो फ्लक्चुएशंस आते हैं इकोनॉमी के अंदर उसको एनालाइज करने के लिए अकेला ना तो मल्टीप्लायर काम आ सकता है और ना ही एसिलेटर जो है वो भी इनफ नहीं है, उसको एडिक्वेट नहीं है उसको एनालाइज करने के लिए। तो सैमुअल्सन ने अपनी थ्योरी के अंदर मल्टीप्लायर और एसिलेटर दोनों के इंट्रैक्शन को यूज़ किया, दोनों के इंट्रैक्शन प्रोसेस को यूज़ किया टू एनालाइज द बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस एंड हेंस प्रपोज द मल्टीप्लायर एसिलेटर मॉडल, जिसको भी बोलते हैं, इसको हेंसन सैमुअल्सन मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि ये हेंसन ने अपनी थ्योरी दी थी 3 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी की, जिसको फर्दर सैमुअल्सन ने डेवलप किया था इन मल्टीप्लायर एसिलेटर मॉडल के नाम से। The Samuelson model is the first step towards integrating the theory of multiplier analysis and the principle of acceleration. This theory shows how well these two tools are integrated. दोनों tools को यानी multiplier analysis को and acceleration principle को integrate करके कैसे income generation के process को समझा जा सकता है so as to have an increased consumption and investment demands more than expected and how these reflect the changes in the business cycles. कैसे ये मल्टीप्लायर और एसिलेटर दोनों कंबाइन होकर कैसे इनकम को जनरेट करते हैं जिससे जो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो इंक्रीज हो आती है मोर देन द एक्सपेक्टेड लेवल, और कैसे वो बिजनेस साइकिल में चेंजेस को फिर वो जो इंक्रीज आता है कंजप्शन के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर, कैसे वो बिजनेस साइकिल में चेंजेस को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट इज टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। टू अंडरस्टैंड सैमुअल्सन मॉडल वन नीड्स टू नो द डिफरेंस। हमें 2 टाइप की इन्वेस्टमेंट को हमें जानना जरूरी है यहाँ पे, ऑटोनोमस एंड डिराइव्ड। डिराइव्ड को हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कौन सा होता है जिसको स्वायत्त निवेश भी बोलते हैं। इट इज़ द इन्वेस्टमेंट दैट इज
फ्री फ्रॉम प्रॉफिट इंसेंटिव, प्रॉफिट मोटिव, यानी जो इनकम पे डिपेंड नहीं करता, जो प्रॉफिट मोटिव्स है या इंसेंटिव्स है उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता. इट इज़ द इन्वेस्टमेंट दैट इज अंडरटेकन ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज न्यू इन्वेंशन इन टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन मैथड्स. यानी जब इनकम और ये जो लाभ की प्रेरणा होती है, आय और लाभ की, इससे बिल्कुल फ्री होता है. स्वायत्तने बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है फॉर पब्लिक वेलफेयर पर्पज़. Second is derived investment या induced investment, that is the investment particularly in capital equipment is undertaken to meet the increase in consumer demand necessitating new investment. कि जो डिराइव्ड इन्वेस्टमेंट है या इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, जिसको प्रेरित निवेश भी बोलते हैं, ये इनकम के ऊपर डिपेंड करता है. जब पब्लिक की इनकम ज़्यादा होती है तो बेसिकली उनकी कंजप्शन गुड्स के लिए डिमांड इंक्रीज हो जाती है. तो उन कंजप्शन गुड्स की डिमांड को, उनकी डिमांड को मीट करने के लिए इन्वेस्टमेंट जब किया जाता है तो उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. और इसके पीछे जो प्रॉफिट इंसेंटिव है वो काम करते हैं, प्रॉफिट मोटिव से या प्रॉफिट गेन करने के लिए ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट किया जाता है इकोनॉमी के अंदर. और बेसिकली जो प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स होते हैं यही इस इन्वेस्टमेंट को, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को करते हैं. नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग मल्टीप्लायर एंड एसिलेटर प्रोसेस. केंजियन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या कहते हैं कि व्हेन देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, इनकम विल इंक्रीज बाय एन अमाउंट विच इज के टाइम्स द इंक्रीमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. कि जब किसी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो इनकम उस इन्वेस्टमेंट से मल्टीपल टाइम्स या के टाइम्स इंक्रीज हो जाती है. देयर इज के स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लायर. इट कैन बी 1, 2, 3, 4 वट एवर द वैल्यू. ठीक है, तो इनकम इनिशियली जब इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो इनकम उससे मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, और जो डिपेंड करेगी मल्टीप्लायर के ऊपर. मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या है, यू कैन सी हेयर डेल्टा वाई इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा आई, यानी चेंज इन इनकम इज इक्वल टू के, दैट इज मल्टीप्लायर इंटू डेल्टा आई, यानी चेंज इन इन्वेस्टमेंट. कि इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से इनकम में चेंज आता है, और कितना चेंज आता है, दैट इज द वैल्यू इक्वल टू द वैल्यू ऑफ के, कि मल्टीप्लायर कितना है. So here we can rewrite it, k is equal to delta y by delta I, and the value of k can be written as 1 by 1 minus MPC. कि जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो MPC के ऊपर डिपेंड करती है. MPC स्टैंड्स फॉर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति. कि हम अपनी बढ़ी हुई इनकम का कितना प्रोपोर्शन हम अपनी कंजप्शन पे खर्च करते हैं, दैट इज़ द MPC. ठीक है, तो MPC के ऊपर बेसिकली हमारा जो मल्टीप्लायर की वैल्यू डिपेंड करती है. नेक्स्ट इज एसिलेटर. एसिलेटर इज द रिलेशन बिटवीन चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन इनकम. कि इनकम में चेंज आने से इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आता है. आप यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिए कि मल्टीप्लायर इज कि इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से इनकम में कितना चेंज आता है, एंड एसिलेटर इज कि इनकम में इन्वेस्टमेंट में इनकम में चेंज आने से इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आता है. दैट इज डेल्टा आई इज इक्वल टू बीटा. बीटा स्टैंड्स फॉर एसिलेटर. डेल्टा सी की कंजप्शन में चेंज आने से इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आता है, डेल्टा सी इज द चेंज इन कंजप्शन. और हम डेल्टा सी को, एंड बीटा इज अ कैपिटल आउटपुट रेशियो या एसिलेटर. यहाँ पे हम डेल्टा सी को कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कंजप्शन है वो आय का फंक्शन होता है, यानी कंजप्शन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम. इनकम इंक्रीज होती है तो कंजप्शन में भी हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीज हो जाता है, और वाइस वर्सा. तो डेल्टा सी इज अ फंक्शन ऑफ, या सी इज अ फंक्शन ऑफ डेल्टा वाई. तो वी कैन राइट इट डेल्टा सी इज इक्वल टू एल्फा डेल्टा वाई. तो यानी जो कंजप्शन है वो हमारा इनकम का फंक्शन है. यहाँ पे अल्फा है MPC कि हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारी जो हम इनकम में चेंज आने से हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आएगा. तो हेयर अल्फा स्टैंड्स फॉर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. सो हम इसको लिख सकते हैं, जो हमारी इक्वेशन थी दिस वन, डेल्टा आई इज इक्वल टू एल्फा बीटा, या डेल्टा सी की वैल्यू को पुट कर देंगे हम यहाँ से. तो ये बन जाएगा हमारा डेल्टा आई इज इक्वल टू एल्फा बीटा डेल्टा वाई, दिस वन. तो ये एसिलेटर का हमारा इक्वेशन होगी. ठीक है, नेक्स्ट इज मल्टीप्लायर एसिलेटर इंट्रैक्शन प्रोसेस को हम कैसे समझेंगे. सबसे पहले इंक्रीज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. कि जब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के अंदर किया जाता है, दैट इज डेल्टा आई. यहाँ आई ए स्टैंड्स फॉर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. कि जब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में चेंज होगा उससे इनकम में चेंज आएगा डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर. मल्टीप्लायर प्रोसेस यहाँ पे मल्टीप्लायर वर्क करेगा, तो इससे क्या होगा, इंक्रीज इन इनकम थ्रू मल्टीप्लायर. इनकम इंक्रीज हो जाएगी. सो यहाँ पे चेंज इन इनकम इज अ फंक्शन ऑफ डेल्टा आई ए, और कितना चेंज होगी वो डिपेंड करेगा मल्टीप्लायर की वैल्यू पर. या मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला है वो हमने राइट किया हुआ है 1 by 1 minus MPC.
तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से इनकम में चेंज आएगा, और कितना आएगा, दैट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। अब इनकम में चेंज आने से फर्दर इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा, जो हमारा एस्केलेटर कहता है, इंक्रीज इन इंड्यूस इन्वेस्टमेंट थ्रू एस्केलेटर, कि जब इनकम इंक्रीज होगी तो लोगों की इनकम अगर इंक्रीज हो जाती है, उनकी कंजप्शन के लिए डिमांड या कंज्यूमर गुड्स के लिए डिमांड इंक्रीज हो जाती है, तो उस एग्रीगेट डिमांड को मीट करने के लिए इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के अंदर किया जाता है, तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगा बेसिकली। तो डेल्टा आई बी इज इक्वल टू बीटा डेल्टा वाई, तो ये डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ एस्केलेटर के ऊपर या कैपिटल आउटपुट रेशियो के ऊपर। एस्केलेटर यहाँ पे बीटा स्टैंड्स फॉर एस्केलेटर, तो इनकम में चेंज आने से इन्वेस्टमेंट में, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आएगा। फर्दर एग्रीगेट डिमांड एंड, तो प्रोसेस के थ्रू जो मल्टीप्लायर और एस्केलेटर दोनों मिलके काम करते हैं, इकोनॉमी के अंदर वर्क करते हैं, तो इससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड एंड इनकम इंक्रीज बाय एन इवन ग्रेटर अमाउंट, कि एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है और जो इनकम है, नेशनल इनकम है, वो भी काफ़ी मतलब बाय अ ग्रेटर अमाउंट वो इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज हो जाते हैं इस प्रोसेस के थ्रू, इंट्रैक्शन प्रोसेस के थ्रू। यहाँ चेंज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ये सारे हमने जो सिंबल्स लिए थे, डेल्टा आई, ये डेल्टा वाई, 1/- -1 YFPC वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, MPC स्टैंड्स फॉर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, चेंज इन इंड्यूस इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई बी, एंड ये बीटा हमारा है वैल्यू ऑफ एस्केलेटर। नेक्स्ट इज हम इसको, व्हेन द इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट टेक्स प्लेस द इनकम राइजेस, इनकम इंक्रीज होगी जब इन्वेस्टमेंट होगा, इन द सेम मैनर इट डज व्हेन द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट टुक प्लेस, कि जब हम इनिशियली ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हुआ तो इनकम इंक्रीज होगी थ्रू द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लायर। तो ऐसे ही जैसे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होगा, एस्केलेटर प्रोसेस काम करेगा। नेक्स्ट स्टेज हमने जो देखा लास्ट उस वीडियो स्लाइड के अंदर, तो जैसे एस्केलेटर काम करेगा उससे इनकम इंक्रीज होगी, तो इनकम इंक्रीज होने इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से इनकम भी वही सेम मैनर में इंक्रीज होगी थ्रू द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लायर। With an increased income, the demand for consumer goods also increases, and this is how the multiplier process and the principle of acceleration interact with each other such that कि इनकम और एग्रीगेट डिमांड है वो दोनों ही इंक्रीज हो जाते हैं बाय अ ग्रेटर अमाउंट, इनकम ग्रोज एट अ फास्टर रेट दैन एक्सपेक्टेड। इन शॉर्ट, द एक्सोजीनियस फैक्टर्स लीड्स थ्रू ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जो हमने बात की थी कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्यों होता है, कि प्रोडक्शन मैथड्स की, प्रोडक्शन प्रोसेस या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस या इनोवेशन की वजह से, कि एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है, इनकम और प्रॉफिट से बिल्कुल ये फ्री होता है, ठीक है। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है विच रिजल्ट्स इन द मल्टीप्लायर इफेक्ट, जहाँ उसके ऊपर मल्टीप्लायर इफेक्ट काम करता है, जिससे इनकम मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, और फिर उससे क्या होगा, जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो जाता है विच रिजल्ट्स इन द एस्केलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज अजम्पशन ऑफ द सैमुअल्सन मॉडल। क्या क्या अजम्पशंस हैं? Samuelson made the following assumptions. First is consumption spending in the current period is related to the change in income in the प्रोसीडिंग पीरियड, कि करंट पीरियड के अंदर जो हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा वो डिपेंड करेगा जो हमारी प्रोसीडिंग पीरियड नहीं, इससे प्रीवियस पीरियड है उसकी इनकम में चेंजेस में, क्योंकि करंट पीरियड की इनकम में ऐसा नहीं कि अभी इनकम बढ़ी और इसी टाइम पे हम कंजप्शन पे खर्च कर देंगे, ठीक है। तो हमारा जो आज का कंजप्शन है वो हमारी कल की इनकम पे डिपेंड करेगा। तो बेसिकली करंट पीरियड में जो कंजप्शन स्पेंडिंग है दैट विल डिपेंड ऑन द प्रोसीडिंग पीरियड में जो इनकम में चेंज हुआ उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट इन द करंट पीरियड इज रिलेटेड टू द चेंज इन इनकम विद अ लैग ऑफ 1 पीरियड, कि इनकम में चेंज जो आता है बेसिकली उसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट में इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में चेंज आया, तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा जो करंट पीरियड में, वो भी रिलेटेड किससे होगा, विद चेंज इन इनकम विद अ लैग ऑफ 1 पीरियड। 1 पीरियड जो कम पीछे जो प्रीसीडिंग पीरियड है उसमें जो इनकम में चेंज आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। देयर इज नो एक्सेस production capacity in the economy, no government intervention and no foreign trade, closed economy है। the investment undertaken by the government is autonomous and constant, जो भी investment होता है economy के अंदर जो government करती है that is of autonomous nature and that will be constant। अब हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे सैमुअल्सन मॉडल को। द इकोनॉमी इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन वाई टी इज इक्वल टू, यानी करंट जो पीरियड हमारा टी टाइम पीरियड है, वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। क्लोज्ड इकोनॉमी है तो यहाँ पे 3 सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जहाँ पे कंजप्शन है दैट इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, इनकम
इन विच पीरियड, इनकम ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड। तो सी टी इज़ अ फंक्शन ऑफ वाई टी माइनस वन, की जो हमारी लास्ट पीरियड की जो प्रीवियस पीरियड की इनकम थी उस पर हमारा डिपेंड करेगा करंट पीरियड का कंजप्शन। तो सी टी इज इक्वल टू एल्फा वाई टी माइनस वन। यहाँ पे एल्फा है एम पी सी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो उस पर डिपेंड, एम पी सी की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि हम अपनी बढ़ी हुई इनकम का कितना प्रोपोर्शन कंजप्शन पे खर्च करते हैं। तो सी टी की वैल्यू यहाँ पे से मिली, आई टी इज इक्वल टू वाई बीटा इंटू सी टी माइनस सी टी माइनस वन, की जो हमारा हमने लास्ट एजम्पशन में भी देखा था कि जो हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है वो डिपेंड करता है ऑन द चेंज इन ऑन द चेंजेस इन कंजप्शन विद द लैग बाय वन पीरियड, कि जो चेंज आता है कंजप्शन के अंदर दो पीरियड्स के अंदर, सी टी माइनस की जो प्रीवियस पीरियड में जो चेंज आया, करंट पीरियड में जो कंजप्शन है, जो कंजप्शन में चेंज आया दोनों पीरियड्स में, उनके ऊपर डिपेंड करता है हमारा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बेसिकली उसी पे डिपेंड करती है हमारी जो एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो सी टी आई टी इज अ फंक्शन ऑफ सी टी माइनस वन, और यहाँ पे बीटा है, बीटा स्टैंड्स फॉर एसिलेटर। तो एसिलेटर पे डिपेंड करता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू। तो इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन में रखने पर जो फर्स्ट इक्वेशन हमारी सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ सी टी इन इक्वेशन थ्री में रखेंगे हम, तो हमें मिलेगा यहाँ पे आई टी इज इक्वल टू बीटा एल्फा वाई टी माइनस वन, और सी टी माइनस वन की जगह पे आ जाएगा एल्फा वाई टी माइनस टू। यहाँ पे टी माइनस वन है, वन पीरियड उसको हम लैग कर देंगे। सो आई टी इज इक्वल टू, यहाँ इसको हमें रिराइट करेंगे बीटा एल्फा वाई टी माइनस वन एंड माइन, ये इक्वेशन 4 है। यहाँ पे हम अजम्पशन बाय अजम्पशन लेके चलते हैं कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है दैट इज इक्वल टू वन गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, ये हमारी अजम्पशन रहेगी। तो इन सारी इक्वेशंस को हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो हमें सैमुअल्सन मॉडल की जो मेन इक्वेशन है वो हमें मिल जाएगी, वाई टी इज इक्वल टू 1 प्लस एल्फा वाई टी माइनस वन प्लस बीटा एल्फा वाई टी माइनस वन माइनस बीटा एल्फा वाई टी माइनस टू। इक्वेशन नंबर 6। Thus, if we know the national income for the 2 periods, अगर हमें 2 periods की नेशनल इनकम मिल जाए t माइनस वन एंड t माइनस टू, ठीक है, और साथ में हमें एमपीसी और ये एसिलेटर की वैल्यू पता हो, तो हम किसी भी करंट पीरियड की नेशनल इनकम को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, द नेशनल इनकम फॉर द फॉलोइंग पीरियड कैन बी डिराइव्ड बाय टेकिंग ए वेटेड सम, द वेट्स डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ एमपीसी एंड द वैल्यू ऑफ एसिलेटर। सो जो इक्वेशन 6 हमने फाइंड आउट की थी दैट इज हेयर, हम अज्यूम करके चल रहे हैं फॉर एग्जांपल कि जो अल्फा है यानी एमपीसी है उसकी वैल्यू है 0.5 और बीटा की वैल्यू है 1, और जो हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग है दैट इज इक्वल टू 100, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं। तो इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 6 में पुट करते हैं, दैट इज़ y1। अगर हम y1 क्या होगा, फिर हमारा y1 की वैल्यू क्या होगी 100, g की जगह पे 100, यहाँ पे हमने हमारी इक्वेशन में यहाँ पे gt इज इक्वल टू 1 हमने अज्यूम किया था जंक्शन हमारी। अब फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करके चलते हैं कि हाँ g हमारा 100 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 प्लस, क्योंकि अल्फा 0.5 है, बीटा इज इक्वल टू 1, बट जो हमारा वाई टी माइनस वन, वाई टी माइनस टू एंड वाई, ये हमारी वैल्यू 0 रहेगी। 0 पीरियड की जो नेशनल इनकम है दैट इज अज्यूम टू 0। ठीक है, तो y1 होगा हमारा 100, y2, अब यहाँ y1 की हमें वैल्यू मिल गई है तो हम ऐसे y2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट विल बी 200। तो ऐसे ही हम 3, 4, 5, 6 जो अलग अलग पीरियड्स होंगे उनकी वैल्यू को हम कंप्यूट कर सकते हैं यूजिंग द इनकम जनरेशन प्रोसेस, की जो इक्वेशन 6 है उसको यूज़ करके अगर हमें 2 पीरियड्स की वैल्यू का पता है वाई टी माइनस वन, टी माइनस टू, तो हम टी की कोई भी वैल्यू हो तो उसके हम वो नेशनल इनकम को फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमें टेबल के द्वारा दिखाया हुआ है। तो जो इनकम जनरेशन इक्वेशन थी उसमें अगर हम वैल्यूज़ को पुट कर दे जाएंगे फर्दर तो हमें ये टेबल मिल जाएगी। जैसे y1 हमने टाइम पीरियड्स लिया है 1 to 10 टाइम पीरियड्स हमारा जो भी अलग अलग है, उसमें ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट माना हमने, दैट इज़ इक्वल टू 100। करंट कंजप्शन को और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो हमारी वैल्यू थी कि कंजप्शन इज़ अ पीरियड ऑफ फंक्शन ऑफ द जो प्रीवियस पीरियड में जो इनकम होती है, इनकम चेंज होता है उसका फंक्शन होगा, एंड दैट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एमपीसी। तो ये हमारा फॉर्मूला था करंट कंजप्शन निकालने का, और ये हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करने का, और ये हमारी है नेशनल इनकम। ठीक है, तो यहाँ से हमने वाई टी की इक्वेशन जो हमें मेन इक्वेशन है सैमुअल्सन मॉडल की, उसके अंदर जो वैल्यूज़ रखेंगे अल्फा 0.5 एंड बीटा इज इक्वल टू 1, इन दोनों को जूम करके अगर हम वैल्यू रखेंगे तो हमें ये नेशनल इनकम मिलती जाएगी। y1 पीरियड में जैसे हमने लास्ट स्लाइड के अंदर फाइंड आउट किया, y1 पीरियड में दैट वाज 100, क्योंकि y0 और जो 0 पीरियड है हमारा नेगेटिव, उसमें हमारा जो वैल्यू जूम करके चलेंगे नेशनल इनकम की दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सिर्फ नेशनल ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वही हमारी नेशनल इनकम होगी।
उसके बाद फर्दर यहाँ पे हम पुट करेंगे कि y2 कितना होगा, यानी नेक्स्ट पीरियड के अंदर जो कंजप्शन है वो कितना होगा, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 50, ये भी हमारा 50, और हमारी जो इनकम है दैट विल बी 100 + 100 = 200। ये सारे जो अमाउंट्स हैं या जो भी नंबर हैं जोड़ के हमारे टोटल नेशनल इनकम में मिल जाएगी हम फॉर्मूला जो पुट करके। तो मैं फर्दर हम ऐसे पूरी टेबल को फाइंड आउट कर सकते हैं, अलग अलग पीरियड्स के अंदर नेशनल इनकम को हम फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यूज़ को पुट करके, जो मेन इक्वेशन नंबर 6 थी उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज द इनकम जनरेशन प्रोसेस वुड टेक डिफरेंट पाथ फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ अल्फा एंड बीटा, कि अल्फा एंड बीटा को हम अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज़ प्रोवाइड करते जाएंगे। जो जनरेशन प्रोसेस है वो भी अलग अलग डिफरेंट पाथ होंगे इनकम जनरेशन प्रोसेस के। कैसे कि जब अल्फा 0.5 और बीटा 0 होगा तो जो हमारी नेशनल इनकम होगी दैट अलग अलग पीरियड्स के अंदर दैट विल बी ये होगी। अगर हम इक्वेशन में पुट करते हैं वैल्यूज़, अल्फा 0.5 रखें, बीटा 2 रखें, तो हमारा इनकम जनरेशन प्रोसेस कुछ इस तरह का होगा। ये हमारे अलग अलग वैल्यूज़ के ऊपर हमने टेबल शो की हुई है कि अल्फा 0.6 और बीटा 2 रखते हैं तो इनकम जनरेशन ऐसे होगा, और अल्फा 0.8 और बीटा 4 रखेंगे तो इनकम इस तरीके से इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये अलग अलग पीरियड्स के अंदर हमने फाइंड आउट किया हुआ है इनकम जनरेशन को, कि इनकम कैसे जनरेट होती है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ MPC एंड एसिलेटर। बेसिकली हमें जो मेन इक्वेशन है उसको ही यूज़ करके उसमें सारी वैल्यूज़ को पुट करके हमने यहाँ पे नेशनल इनकम को फाइंड आउट किया है फॉर डिफरेंट पीरियड्स, ठीक है। नेक्स्ट इज ये हमने शो किया हुआ है कि अलग अलग जब वैल्यूज़ होती हैं अल्फा और बीटा की, उन डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर नेशनल इनकम का जो जनरेशन प्रोसेस है वो किस तरीके का होगा। एक्स एक्सिस के ऊपर पीरियड 1 to 9 एंड वाई एक्सिस के ऊपर इनकम। तो अल्फा जब फर्स्ट के फेज के अंदर देखें, जब अल्फा 0.5 और बीटा 0 है तो हमारा जो इनकम जनरेशन प्रोसेस है वो समवट इस टाइप का होगा, ठीक है। अल्फा 0.5 और बीटा 2 होगा तो इस तरीके का होगा। फ्लक्चुएशंस कैसे फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, यहाँ पे अल्फा 0.6 और बीटा 2 होगा तो ये वाला फ्लक्चुएशन, ये वाला प्रोसेस होगा इनकम जनरेशन, एंड अल्फा 0.8 और बीटा 4 है तो ये वाला प्रोसेस है, ठीक है। तो इनको हम साइकिल्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि जो इनकम जनरेशन प्रोसेस है उसमें कैसे फ्लक्चुएशंस आते हैं इकोनॉमी के अंदर, कि डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, जो मल्टीप्लायर और रेसिलेटर जो इंट्रैक्शन होता है दोनों जो प्रोसेस होता है इंट्रैक्शन प्रोसेस, उसके थ्रू कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में चेंजेज आते हैं, इनकम जनरेशन प्रोसेस में कैसे चेंजेज आते हैं, तो उनको हम साइकिल से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट है अल्फा 0.5 और बीटा =1, तो यहाँ पे साइकिल्स होंगे वो होंगे डैम्प्ड साइकिल, ठीक है। जब अल्फा 0.5 होता है और बीटा 1 होता है तो हम इक्वेशन में पुट करेंगे, जब इनकम जनरेशन प्रोसेस को हम देखेंगे देन देयर विल बी डैम्प्ड फ्लक्चुएशंस इन द इकोनॉमी फॉलिंग इन मैग्नीट्यूड, कि धीरे धीरे जो मैग्नीट्यूड है एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाएगा एज दे मूव अबाउट द मल्टीप्लायर लेवल एंड हैव अ टेंडेंसी टू सबसाइड दैट लेवल, कि धीरे धीरे जो इकोनॉमी है मतलब वो जो हमारी इक्विलिब्रियम पाथ है उसके ऊपर इकोनॉमी टेंडेंसी होगी उसके ऊपर सबसाइड होने की। तो ये हमारी जो साइकिल्स होंगे वो होंगे डैम्प्ड साइकिल जब अल्फा 0.5 और बीटा 1 रखते हैं। नेक्स्ट वैल्यू इज अल्फा 0.5 अगर बीटा 2 रखते हैं तो दीज वैल्यूज विल जनरेट regular cycle in the economy, regular cycles about the multiplier level where the unchanged amplitudes, की जो fluctuations होंगे that will be of constant amplitudes, की जो amplitude है या magnitude है वो constant रहेगा throughout the process और अपने आप को वो repeat करता रहेगा, ठीक है। अल्फा 0.6 होगा और बीटा 2 होगा तो देर विल बी जनरेशन ऑफ एक्सप्लोजिव साइकिल्स, जिसके अंदर जो इन केस ऑफ विच वेरिएशंस विल बिकम मोर एंड मोर इंटेंस ओवर टाइम, की जो टाइम्स के पीरियड के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होते जाते हैं। तो ये है एक्सप्लोजिव साइकिल्स जब अल्फा की वैल्यू 0.6 है और बीटा की वैल्यू 2 है। नेक्स्ट इज जब अल्फा 0.8 रखते हैं और बीटा जो एसिलेटर की वैल्यू है अगर उसको 4 रखते हैं तो देर विल बी एन इनकम इंक्रीजिंग लेवल ग्रेजुअली अप्रोचिंग जैसे कि हमारा जो साइकिल्स होंगे साइकिललेस एक्सप्लोजिव पथ होगा, साइकिल्स नहीं होंगे बट इनकम अब इंक्रीज हो रही है, एक्सप्लोजिवली इंक्रीज हो रही है, तो ये साइकिल इसको बोलते हैं हम साइकिललेस एक्सप्लोजिव, ठीक है। तो Samuelson has depicted the different types of fluctuations given the different magnitudes of alpha and beta। अलग अलग साइकिल्स 5 तरह के मेन केस उन्होंने दिए हैं। साइकिल 2 तरह के साइकिल्स पॉथ्स हैं, डैम्प्ड साइकिल्स हैं, रेगुलर साइकिल्स हैं, एक्सप्लोजिव साइकिल्स हैं। तो अलग अलग डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा की मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होती है, एसिलेटर की वैल्यू क्या आती है, तो उन डिपेंडिंग उन पे कि किस तरह के साइकिल्स इकोनॉमी के अंदर जनरेट होंगे। तो ये हमारा
सैमुअल्सन ने अलग अलग जो साइकिल्स में जो जनरेशन प्रोसेस के अंदर जो साइकिल्स आते हैं, बिजनेस फ्लक्चुएशंस होते हैं, गिवन द डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स ऑफ अल्फा एंड बीटा, तो उसको सैमुअल्सन ने अलग अलग 4 डिफरेंट रीजन्स के अंदर उसको डिपिक्ट किया, डिस्क्राइब किया है. यू कैन सी हियर रीजन ए, रीजन बी एंड रीजन सी एंड रीजन डी. इन सब रीजन्स को हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर. फर्स्ट हम बात करते हैं रीजन ए की. ये वाला जो रीजन रहेगा हमारा रीजन ए. रीजन ए शोज दैट व्हेन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 2 एंड द एसिलेटर इज 0, कि जब अल्फा यानी जब अल्फा 0.5 हम लेके चलते हैं, अल्फा 0.5 और एसिलेटर की वैल्यू जब 0 लेके चलते हैं, इन दैट केस जो हमारा मल्टीप्लायर, क्योंकि अल्फा है हमारी MPC और मल्टीप्लायर होता है हमारा 1/1 माइनस MPC, तो मल्टीप्लायर इन दैट केस 2 हो जाता है. ठीक है, तो जब हमारा मल्टीप्लायर 2 होता है और एसिलेटर हमारा 0 होता है, तो विद द चेंज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन, इनकम और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में मूव अपवर्ड और डाउनवर्ड विद डिक्रीजिंग रेट, कि जो रेट ऑफ जो मूवमेंट होगी या डिक्रीजिंग रेट, वो बिल्कुल डिक्रीजिंग रेट के ऊपर इनकम है वो इंक्रीज करेगी, अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट में वो फ्लक्चुएट करेगी एंड रीचेज इट्स न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड बिकम पैरेलल टू न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट एज डिपिक्टेड इन पैनल ए. जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है कि देर इज़ जो रीज़न ए होता है उसके अंदर जो इनकम इंक्रीजिंग, जो इनकम है वो इंक्रीज होएगी और वो पैरेलल हो जाती है बिल्कुल यहाँ पे जो मल्टीप्लायर लेवल हमारी लाइन होती है उसके यहाँ पे. ये हमारा जो कर्व था दिस वन, ये ऐसे शो किया हुआ है कि बिल्कुल पैरेलल टू द न्यू इक्विलिब्रियम लेवल, कि जो हमारी इनकम है वो मूव करके अब यानी अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट जैसे भी आएंगे उसके अंदर भी डिक्रीजिंग रेट आएंगे एंड वो अपने न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर रीच हो जाएगी एंड विल बिकम टू पैरेलल टू इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट. जैसे कि दिखाया, ये हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम लाइन है और कैसे फ्लक्चुएशंस आते हैं इकोनॉमी के अंदर, नेशनल इनकम के अंदर, कि वो इनिशियल इक्विलिब्रियम के बिल्कुल पैरेलल हो जाती है और न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर पहुंच जाती है. तो यहाँ पे इस रीजन के अंदर किसी तरह का कोई फ्लक्चुएशंस नहीं होते हैं. न्यू इक्विलिब्रियम लाइन इज पैरेलल टू इनिशियल इक्विलिब्रियम एंड थस देयर इज नो साइकिल एज शोन इन द पैनल ए. इसको बोलेंगे हम स्मूथ कन्वर्जेंस. यहाँ पे किसी तरह के कोई फ्लक्चुएशंस, बिजनेस फ्लक्चुएशंस इकोनॉमी के अंदर नहीं आते हैं रीजन ए के अंदर, क्योंकि यहाँ पे एसिलेटर की वैल्यू है वो बिल्कुल डाउन लो है, मल्टीप्लायर की वैल्यू 2 है और एसिलेटर की वैल्यू है वो 0 है. ठीक है, तो जब इन्वेस्टमेंट चेंज होगा तो एसिलेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि बेसिकली एसिलेटर की वैल्यू 0 है, तो वहाँ प्रोसेस बिल्कुल स्लो होगा, ग्रेजुअली बिल्कुल डिक्रीजिंग रेट पे होगा. सिर्फ जो मल्टीप्लायर अकेला वही वर्क करेगा यहाँ पे. सो विद द चेंज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, तो इनकम कैसे मूव करती है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, या कैसे वो धीरे धीरे इंक्रीज होकर ग्रेजुअली इंक्रीज होकर कैसे वो नए इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाती है, जो कि बिल्कुल जो इनिशियल इक्विलिब्रियम लेवल है उसके बिल्कुल पैरेलल होगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजन बी की. दिस वन इज अवर रीजन बी. पैनल बी में शो किया हुआ है कि जब एसिलेटर की वैल्यू 0 से इंक्रीज होकर 1 हो जाती है, या और वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर हम वही सेम रख रहे हैं, मल्टीप्लायर की वैल्यू 2 रख रहे हैं, यानी अल्फा की वैल्यू 0.5 एंड बीटा की वैल्यू इज इक्वल टू 1. सो उसमें क्या होगा, जो फ्लक्चुएशन जनरेट होंगे इनकम के अंदर या पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट के अंदर इनकम, वो इस तरह का शेप लेंगे. दैट विल बी डैम्प्ड साइकिल्स, की जो इंटेंसिटी है, जो मैग्नीट्यूड है वो धीरे धीरे कम हो रहा है. ठीक है, विद द चेंज इन इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड एसिलेटर इन रीजन बी जनरेट फ्लक्चुएशंस इन इनकम and follow a pattern of series of a damped cycle whose amplitude gone declining. वो डिक्लाइन एम्पलीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, वो कम होता जाएगा. जब तक कम होता जाएगा तब तक वो साइकिल डिसअपियर नहीं हो जाता, तब तक वो कम होता रहेगा. सो फ्लक्चुएशंस इन इनकम जनरेट्स स्टेबल ऑसिलेशंस, बिल्कुल स्टेबल फ्लक्चुएशंस होंगे एज इट डिसअपियर्ड ऑन रीचिंग द न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, कि नए इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाने के बाद बिल्कुल स्टेबल फ्लक्चुएशंस होंगे इनकम जनरेशन के अंदर. तो इस तरह के साइकिल्स को हम बोलते हैं डैम्प्ड साइकिल, जब अल्फा की वैल्यू 0.5 है और बीटा की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1, कि 0 से इंक्रीज होकर 1 हो जाती है. ठीक है, तो ये पैनल रीजन बी को हमने पैनल बी में शो किया है. ठीक है, नेक्स्ट इज रीजन सी की बारी आती है. इन रीजन सी, वैल्यू ऑफ एसिलेटर इज ग्रेटर दैन द मल्टीप्लायर. अल्फा 0.5 है, अल्फा 0.6 है और बीटा इज इक्वल टू 2. यहाँ पे हम ये वैल्यू लेके चलते हैं. इस तरह के साइकिल्स हम बोलते हैं एक्सप्लोजिव साइकिल्स, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ MPC यानी मल्टीप्लायर और एसिलेटर जनरेट्स फ्लक्चुएशन इन इनकम विद सक्सेसिवली ग्रेटर एंड ग्रेटर एम्पलीट्यूड्स, कि जो मैग्नीट्यूड है वो
टाइम पीरियड के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो रही है. तो दिस टाइप ऑफ फ्लक्चुएशन इन इनकम इज एक्सप्लोजिव इन नेचर एंड टाइम के साथ साथ जो ऑसिलेशंस हैं या जो फ्लक्चुएशंस हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि बहुत एक्सप्लोजिव नेचर का है, क्योंकि मल्टीप्लायर वो हर बार वैल्यू इंक्रीज होके लार्जर लार्जर बनता जाएगा, एसिलेटर भी ऐसे ही. तो दिस एक्सप्लोजिव साइकिल मस्ट बी रेस्टेंड. उस पर फिर कंट्रोल किसका होगा? बाई सीलिंग एंड फ्लोर. इन सीलिंग होगी इन केस ऑफ एक्सपेंशन एक्टिविटीज़ एंड कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटीज़ में दैट विल बी रेस्टेंड बाई फ्लोर लिमिट. ठीक है, तो उसको हम गवर्नमेंट उसको कैसे रोक सकती है? बाई सीलिंग आउटपुट. ये हमारा सीलिंग आउटपुट की लाइन है, तो ऐसे गवर्नमेंट कैसे उसको कंट्रोल कर सकती है बेसिकली. ठीक है, तो ये है एक्सप्लोजिव साइकिल्स कि जब अल्फा इज इक्वल टू 0.6 है एंड बीटा इज इक्वल टू 2, यानी जब बीटा यानी एसिलेटर की वैल्यू जब इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, इन मल्टीप्लायर से भी ज़्यादा होती है, तो इस तरह के फ्लक्चुएट्स होंगे और वो टाइम के साथ साथ अनस्टेबल हो जाएंगे, यानी आउट ऑफ कंट्रोल होते जाते हैं. नेक्स्ट इज रीजन डी की बात करते हैं. रीजन डी में द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर यानी जो एमपीसी की वैल्यू पे डिपेंड करता है. जो एसिलेटर है वो क्या जनरेट करते हैं? हाई फ्लक्चुएशंस इन द इनकम with successively greater and greater amplitude that cause the income system to explode. कि इकोनॉमिक सिस्टम वो एक्सप्लोड जाता है एंड डाइवर्स फ्रॉम द इक्विलिब्रियम स्टेट बाय न इंक्रीजिंग अमाउंट. कि जो इनिशियली इक्विलिब्रियम, इसको बोलते हैं हम एक्सप्लोजिव साइकिललेस, कि जो इनकम है वो इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, और इक्विलिब्रियम जो लेवल है इकोनॉमी का उससे डाइवर्ज हो जाती है, यानी जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो पूरा हमारा एक्सप्लोड हो जाता है, क्योंकि जो फ्लक्चुएशंस आते हैं इनकम के अंदर वो हर बार जो ग्रेटर एंड ग्रेटर मैग्नीट्यूड्स के, ग्रेटर एम्पलीट्यूड्स के आते हैं. एंड दिस इज़ द केस कि व्हेन इन हमारा जो अल्फा है वो 0.8 है और बीटा हमारा 4 है. तो हमारे जो साइकिल्स होंगे वो होंगे साइकिललेस एक्सप्लोजिव, कि किसी फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे, बस जो इनकम इंक्रीजिंग होगा वो एवर इंक्रीज इनकम लेवल होगा ग्रेजुअली, जो एक बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ की तरफ अप्रोच कर जाएगा. ठीक है, ये हमारा सीलिंग आउटपुट के ऊपर जो उसको टच कर रहा है. द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड एसिलेटर इन दिस रीजन मे कॉज इनकम टू मूव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एट एन इंक्रीजिंग रेट. This depicts smooth expansion in the income with greater amplitude which must be restrained by the factors determining जो ceiling और floor, उनसे ही उनको restrain कर सकते हैं if the cyclical movements are to occur in the system. Next is ये पैनल डी के मैंने दिखाया हुआ है explosive cycles. नेक्स्ट इज देयर इज अ स्पेशल केस ऑफ बिजनेस साइकिल विच इज शोन बाय पॉइंट ई, जो सी और डी के रीजन के बीच में हमारा आता है. सी और बी के बीच में जो आता है. द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड एसिलेटर लाइज इन एरिया ए जनरेट्स फ्लक्चुएशन इन इनकम ऑफ कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड एज डिपिक्टेड पैनल ई. कि यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होगा दैट इज बिल्कुल कांस्टेंट, यानी जो मैग्नीट्यूड होगा वो हर बार बिल्कुल सेम लेवल पे होगा, कांस्टेंट होगा. तो ये पॉइंट ई से रिप्रेजेंट कर, जो ई हमारा जो सी और बी के बीच में जो बाउंड्री एरिया बी और सी के बीच में जो लाई कर रहा है वो इस केस को दिखा रहा है कांस्टेंट एम्पलीट्यूड्स के. जो इनिशियल इक्विलिब्रियम है लाइन है उसी के अराउंड हमारा जो इनकम है वो मूव करती रहेगी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से. ठीक है, सो इट इज़ वर्थ नोटिंग हेयर दैट ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ वैल्यूज ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एसिलेटर, जो भी सारे कॉम्बिनेशंस हैं वो बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएट या साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस जनरेट नहीं करते हैं. वही कॉम्बिनेशंस जो बी सी और ई इन एरिया में लाई करते हैं. जैसे ए और डी के अंदर साइकिललेस पथ था, यहाँ पे साइकिललेस था और यहाँ पे भी साइकिललेस एक्सप्लोजिव पथ था, तो यहाँ पे कोई फ्लक्चुएशंस नहीं थे. तो जो बी सी और ई के अंदर जहाँ पे एरिया में लाई कर रहे हैं वही सारे बिजनेस ये वाला एरिया जो होगा यहीं पे वही कॉम्बिनेशन सिर्फ बिजनेस साइकिल्स को प्रोड्यूस करेंगे. नेक्स्ट इज एंड द लास्ट इज लिमिटेशन ऑफ द मॉडल. कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं? दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन हाईली सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस, सैमुअल्सन थ्योरी लाइक जैसे प्रोडक्शन कैपेसिटी, एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी है इकोनॉमी के अंदर वो नहीं है, हाँ फॉरेन ट्रेड नहीं है या क्लोज्ड इकोनॉमी है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है, तो सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस के ऊपर बेस है. सैमुअल्सन थ्योरी लाइक मैनी अदर थ्योरीज लीव आउट मैनी अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कॉजिंग बिजनेस फ्लक्चुएशंस, कि जैसे प्रोड्यूसर एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अदर फैक्टर्स हैं अल्फा और बीटा के अलावा भी जो फ्लक्चुएशंस को जनरेट करते हैं. तो सैमुअल्सन थ्योरी ने उन्होंने उनको कंसीडर नहीं किया, जिससे चेंजिंग बिजनेस साइकोलॉजी है या प्रोड्यूसर्स एक्सपेक्टेशंस है या चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस हैं,
तो इनकी वजह से भी एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई में चेंजेस आते हैं, जिससे फ्लक्चुएशंस क्रिएट होते हैं. सैमुअल्सन इज साइलेंट अबाउट द लेंथ ऑफ द पीरियड इन डिफरेंट साइकिल्स एक्सप्लेन्ड बाय हिम, कि जो साइकिल्स होंगे, साइकिल जनरेशन होगा, जो फ्लक्चुएशंस होगा, उनका जो लेंथ ऑफ पीरियड है वो कितना होगा, उसके बारे में सैमुअल्सन ने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया. एंड दिस मॉडल अज्यूम्स दैट कि जो MPC है और जो एसिलेटर है वो उनकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, बट इन रियलिटी दे चेंज विद द लेवल ऑफ इनकम, सो दैट दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू द स्टडी ऑफ स्मॉल फ्लक्चुएशंस. एंड इट इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी चेंजेस, कि मॉनेटरी एक्टिविटी में जो चेंजेस आते हैं, मनी सप्लाई में चेंजेस आते हैं, उसका बिजनेस साइकिल पे क्या चेंज होगा, उसके इफेक्ट्स आते हैं, उन इफेक्ट्स को इग्नोर करता है. So, and finally, it is alleged that many cyclical patterns suggested by the model do not conform to the real world experiences in its economic history. So, this was the Samuelson theory of trade cycle. Thank you. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.